तीसरा चरण इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। कुछ ही समय बाद, कुछ घंटों बाद ही अब वोटिंग का समय शुरू हो जाएगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसमें मत प्रतिशत कम रहने की वजह से तमाम राजनीतिक दलों के माथे पर शिकन आ गई। लोगों से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलकर मतदान की अपील की है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है कल, और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेक्ट करेगी कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मतदान हो। विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी अपनी रणनीति। आइए बात करते हैं कल के मतदान के बारे में। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग है, कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग है, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होना है। एक एक करके सभी सीटों के बारे में बात करते हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान होना है। इसमें कई बड़े बड़े चेहरे, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी। और गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक में 14 हैं। कर्नाटक भी बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है दोनों पार्टियों के लिए। मध्य प्रदेश की 9 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। बिहार में 5 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कर्नाटक की 14 सीटें जैसा हमने आपको बताया, और बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। असम 4, गोवा की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव में 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे फेज में मैदान में 1331 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। सुबह 7 बजे से कल मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। कुछ चर्चित सीटें हैं। बारामती में सुप्रिया सुले और सुनित्रा के बीच में मुकाबला। ये परिवार का मामला है, इसलिए थोड़ा सा दिलचस्प कल का मुकाबला हो जाएगा। तो तीसरे चरण का मतदान है, यानी 7 मई। हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि बड़ी से जहां भी आपके अगर मतदान का क्षेत्र आता है तो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें, क्योंकि हमने पिछले 2 चरणों में देखा है कि मतदाता में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। तो 7 मई 93 सीटें और 11 राज्य हैं जिनमें उम्मीदवारों की संख्या है 1331। तीसरे चरण का ये मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब धीरे धीरे 7 चरणों में कुल चुनाव होना है। इनमें से 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण भी होने वाला। बहुत सारे राज्यों का मतदान यहाँ पर पूर्ण भी हो जाएगा। कुछ राज्य हैं 7 चरण में हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, लेकिन गुजरात है और कई बड़े बड़े राज्य हैं जिनके मतदान अब पूरे होते दिखाई देंगे। कर्नाटक की भी महत्वपूर्ण 14 सीटों पर मतदान होना है। तो ये 2 राज्य इस चुनाव में या तीसरे चरण में बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन दोनों राज्यों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां की। खासतौर पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देता है। गुजरात में थोड़ा समीकरण बदल गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना कुछ स्टेक, कुछ वोटिंग परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल किया था, और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गुजरात में बड़ी कॉन्फिडेंट बीजेपी दिखाई देती है। 150 सीटें जीती अभी विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी का वो जो जादू है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो अब भी बरकरार है। तो गुजरात में बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी 14 सीटें हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पिछली बार या हाल के विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में मिजाज बदलेगा। जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रेवन्ना का मुद्दा छाया हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव हो गया है, और बीजेपी ने प्री पोल बहुत ही मजबूत अलायंसेस की है। इसमें शिवसेना और एनसीपी दोनों ही 2 फाड़ हो गए, और इनका बड़ा धड़ा जो है वो एनडीए से आकर मिल गया। अब महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो वहाँ पर उद्धव वाली शिवसेना बचती है और शरद पवार बचते हैं। सुप्रिया सुले जैसे उनकी बेटी हैं शरद पवार की, वो हैं। कांग्रेस है, ये कुछ दल बचते हैं। तो मुकाबला यहाँ पर भी एनडीए ने अपने लिए प्री पोल तो मजबूत किया। अब जनता के बीच में क्या मैसेज जाता देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश अहम है ही, 80 सीटें यहाँ पर, जो ज़्यादातर सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा। 10 सीटों पर मतदान तीसरे चरण में। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर है, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर है, बिहार की 5 हैं, असम की 4 हैं, पश्चिम बंगाल की 4 हैं, गोवा की 2 हैं, दादर और नगर हवेली, दमन दीव की 2 सीटें ये आएंगी जिन पर कल मतदान होना है।
तो ये तो बात हुई कहाँ कहाँ पर मतदान होना है वो आपने मैप के ज़रिए देखा है। और तीसरे चरण का ये जो मतदान होगा इससे बहुत बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनकी किस्मत भी ईवीएम्स में बंद हो जाएगी। तो किन मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनके बारे में भी बात करते हैं। 7 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनमें गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी लड़ रहे हैं। गुजरात के, जैसा मैंने आपको बताया, 25 सीटों पर चुनाव है। और जो गुजरात के जितने भी चेहरे आते हैं, जैसे मनसुख मंडाविया हैं, बड़ा चेहरा है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और गृह मंत्री तो हैं ही अमित शाह। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, मध्य प्रदेश से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र से, ये चुनाव लड़ रहे हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। श्रीपद यशो नाइक हैं, पर्यटन राज्य मंत्री, गोवा से लड़ रहे हैं। प्रहलाद जोशी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, जिनकी किस्मत जो है ईवीएम्स में बंद होगी। ये बात हुई 7 केंद्रीय मंत्रियों की। अब बात कर लेते हैं 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की। जी हाँ, 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला जो है इस वाले चरण में होने वाला है। और ये 4 ये हैं। शिवराज सिंह चौहान है, अभी हाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चुनाव फिर से बीजेपी जीती, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज जी को एक बार फिर लोकसभा लड़ चुके हैं, विदिशा में पहले जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले सांसद भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे। पिछली बार भी लड़े थे, भोपाल से हार गए थे। बसवराज बोम्मई हैं कर्नाटक से, और जगदीश शेट्टार हैं। जगदीश शेट्टार जो है, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में बड़े चर्चा में रहे थे और अब लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस चरण में क्या कुछ होता है, किस तरीके से इन पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत, इनमें से कुछ राज्य की राजनीति से अब दोबारा केंद्र की राजनीति में जाएंगे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे दिलचस्प नाम है। लाडली बहना योजना के जरिए उतरे मैदान में, फ़ायदा भी मिला और इनको भी प्रतिसाद देते हुए दोबारा केंद्र की राजनीति में या फिर आप कह सकते हैं कि टीम मोदी में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब चेहरे बदल चुके हैं। इनके अलावा बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, बहुत सारे लोग लाइन में थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को, तो एक अलग किस्म की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी की इस दौर में देखने को मिलती है। तो ये बात हुई मुख्यमंत्रियों की। अब बात कर लेते हैं करोड़पतियों की। कितने करोड़पति? तो 29 प्रत्याशी करोड़पति हैं और 29% आप कह सकते हैं, 29% प्रत्याशी जो हैं वो करोड़पति इसमें दिखाई देते हैं। और 93 सीटें हैं, तो उस हिसाब से आप आंकड़ा भी लगा सकते हैं। बीजेपी की तरफ से 77, कांग्रेस की तरफ से 60%, समाजवादी पार्टी की तरफ से 9, जेडीयू की तरफ से 5, शिवसेना उद्धव गुट के 5, आरजेडी 3, एनसीपी शरद गुट के 3। तो ये करोड़पतियों की बात हुई। अब 3 सबसे अमीर कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। इनमें पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो हैं, 1361.68 करोड़ रुपए, यानी 1361 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति है इनकी, भारतीय जनता पार्टी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया 424 करोड़ 75 लाख की इनकी संपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी से, केंद्रीय मंत्री भी हैं। छत्रपति शाहू शाह जी राज परिवार से आते हैं, कांग्रेस से हैं, 342 करोड़ 87 लाख की संपत्ति है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से ये आंकड़े आते हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि किसके पास कितनी, ये सब अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं जब नामांकन करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब एक दिलचस्प पहलू ये है कि तीसरे चरण का ये जो मतदान होने जा रहा है, इसमें हमने देखा कि कुछ मुद्दे बड़ी तेज़ी से गरमाए। इन मुद्दों में हमने देखा पाकिस्तान के फवाद चौधरी जो हैं वो अचानक से इसमें सामने आए और आरक्षण पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। राहुल पर अमेठी से भागने का आरोप लगा। शहजादा, पीरजादा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत उठकर सामने आई। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, संविधान, आरक्षण, हालांकि देखिए बड़े पैमाने पर बात करें तो ये सभी मुद्दे छाए रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिलचस्प रहा, जो याद करने जैसा है, समझने जैसा है, उसमें 2 बातें रही। एक तो अमेठी से चुनाव न लड़ना राहुल गांधी का, इसको एक तरीके से भगोड़ा करार दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। रायबरेली से वो अपनी माँ की सीट से, जहाँ से पिछली बार सोनिया गांधी जीती थी, वहाँ से इस बार लड़ते दिखाई देंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि अपने विश्वसनीय को यहाँ से उतारा गया, जो अभी तक कामकाज देख रहे थे सारा का सारा गांधी परिवार का, उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माना कि खुद राहुल गांधी, प्रियंका लड़ती नहीं लड़ती इसको लेकर बहस रही है और कांग्रेस के कई नेता ऐसा चाहते हैं कि प्रियंका को चुनावी राजनीति में आना चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बंद बुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की, अगर
वो हार जाती हैं चुनाव, तो उनकी आगे की राजनीतिक राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस बार किसी तरह से कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये बात कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने कई समझौते किए हैं इस बार। कांग्रेस के सबसे बड़े समझौतों में तो सीटों को के बंटवारे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जैसे लीड करते हुए दिखाई देती है, बड़ी पार्टी के तौर पर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। और इसी तरीके से अगर आप बिहार में जाएंगे तो यहाँ पर आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई देगी। तो कांग्रेस को बहुत सारे समझौते इस बार करने पड़े हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह दिखाई देती है कि संगठन को या पार्टी को खड़ा करने का, अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करने का एक प्रयास कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। तीसरे चरण का मतदान है, अपने मताधिकार का अवश्य इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले तीसरे चरण के मतदान अच्छा रहेगा, अच्छा मत प्रतिशत आएगा, उत्साहित करने वाला होगा, ताकि आगे के चरणों पर भी इसका एक सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे।